तो सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। सभी मेरे भाइयों को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है, वेलकम है मैं YouTube चैनल पे। और आप लोग देख रहे होंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि हिस्ट्री वाला बैच चल रहा है आपका। बोले थे कि हिस्ट्री शुरू करने से पहले 2 क्लास बेस चलेगा। हिस्ट्री ये है, लेकिन उसका बेस हम लोगों ने चलाया हिस्ट्री का बेसिक क्लास तो हम लोगों ने शुरू किया था। हम बोले थे कि हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, ये आपका 3 भागों में बटा है हिस्ट्री। और ये आपका हिस्ट्री जब 3 भागों में बटा है तो हम लोग बोला था कि आपका जो शुरू होगा ये एंसेंट यानी प्राचीन इतिहास से शुरू होगा। लेकिन हम उससे पहले एक बात और बोले थे कि आपको उससे पहले जो बेस बनाना होता है हिस्ट्री का, वो हम लोगों ने काम कर लिया। मतलब गाड़ी जो है जहाँ से कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, हम लोगों ने सब काम कर लिया आपका इससे पहले बेसिक क्लास में। तो अगर अभी तक अगर आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं देखा है हिस्ट्री का, तो आप लोग ना यूट्यूब पे जाएं। और अभी तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो यही चैनल है बिल्कुल, सूरज प्रभात आपका ऑफिशियल सर्च करने पे यूट्यूब पे मेरा चैनल आता है। उस पर आप देखेंगे तो वीडियो में जाकर थोड़ा सा लाइन बना के तो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए कि जो है आपका ना वो हिस्ट्री बेसिक हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलेगा आपको फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वहाँ पे लिखा होगा, तो नहीं देखे हैं ये बात ही, अगर उससे पहले वीडियो ये वाला से पहले तो जाके वो आप लोग देख ले, आपके लिए यूजफुल रहेगा। खैर, जो देख लिए हैं उनको तो बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। और आपके लिए भी यूजफुल होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे पाषाण काल वगैरह सब हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेस्टोनिक काल, स्टोन एज वगैरह सब पढ़ लिया। इसके बाद अभी जो हिस्ट्री है ना आपका, ये 3 भागों में बटा। और यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब 3 भागों में बटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ये आपका एंसेंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री 3 भागों में बटा ना। तो देखिए बिल्कुल यहाँ से ना अब हम लोग का सफ़र शुरू होता है हिस्ट्री का आपका सफ़र शुरू होता है। और शुरू करते हैं अब यहाँ से क्लास एकदम बेसिक से एंसेंट में चलेंगे। और इससे आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलता है आपका, अभी प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे तो आप लोग भी अपने कॉपी पर ना हेडिंग लगा दीजिए प्राचीन इतिहास। ये आपका मध्यकालीन, जब ये धीरे धीरे ये आपका प्राचीन धीरे धीरे आपका यहाँ पहुँचेगा ना, तो यहाँ से फिर आपका मध्य चलता है ना, मध्यकालीन के बाद ना देश जब आज़ादी के पास पहुँचने लगता है, उससे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, तो वो सब ना मॉडर्न में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो फिर वहाँ से हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। तो अभी बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है प्राचीन इतिहास का, एकदम एंसेंट हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। आप लोग बढ़िया से हेडिंग बनाइए और एकदम आराम से एक हेडिंग आपको बनाना है प्राचीन इतिहास। अब हम लोग ये शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास, तो आप लोग हेडिंग बनाइए प्राचीन इतिहास एंसेंट हिस्ट्री। और पार्ट 1 है ये आपका एंसेंट हिस्ट्री का। और ये बिल्कुल लगातार अब यहाँ से वीडियो आपको जाते रहेगा। तो हेडिंग बनाइए आप लोग एंसेंट हिस्ट्री। तो चलिए देखिए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री, यानी अब आपका शुरू हो जाएगा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास हमने ये सब का आपका बेस बना लिया है। कैसे कैसे अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो में जाके थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो पूरा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से हम लोग का सफ़र शुरू हो रहा है सती प्राचीन इतिहास का। और इसमें आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलता है तो क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली
तो आपको आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। और बहुत ही आप लोग इसका चर्चित नाम सुने होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस 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 वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब ये टॉपिक है, यानी फर्स्ट में आपको एंसेंट में पढ़ने के लिए होता है सिंधु घाटी सभ्यता एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप लोग प्राचीन इतिहास में एकदम पहला टॉपिक बना लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग के यहाँ घर में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ना कोई 1 2 3 नाम रहता है, अनेक नाम रहता है। ऐसे कोई के गांव में अगर नाम है सोहन लाल, अगर उसके गांव में ना सोहन लाल नाम है, तो गांव वाला ऐसा होता है कि उसका कुछ ना अलग अलग नाम धर ही देता है। ऐसे सोहन को कोई कहेगा विधायक जी, क्या कहेगा, विधायक जी। तो कोई कहेगा फलाने मुखिया जी कहाँ गए, लेकिन बेचारा ही ना कुछ है नहीं, मोहन सोहन बाबू है ना, कुछ नहीं है, ना मुखिया है ना विधायक है, लेकिन ये सब ना अन्य नाम इनका हो जाता है। ये सोहन बाबू का अन्य नाम है, ये सब मुखिया जी, विधायक जी। तो कोई कहेगा कुछ, कोई लोग कुछ और उनका नाम रख देता है, कहेगा करीबन जी, तो कोई कहेगा जिम्मेदार जी। गांव से है, सब लोग समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति का बहुत सारा नाम होता है। तो यही सोहन जी कुछ नहीं है, ना मुखिया जी हैं, ना जिम्मेदार जी हैं, ना विधायक जी हैं, लेकिन इस सब का इनका अन्य नाम है, ये सब सोहन जी का। वैसे देखेंगे ना कि जब सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे सिंधु घाटी का भी ना और नाम है। क्या क्या नाम है, जैसे कि इसका अन्य नाम है, सोहन जी का नाम अलग अलग रख दिया गया, गांव वाला रख दिया। वैसे यहाँ पे आपका इतिहासकार ना इसका नाम और नाम से जाना जाता है, इन्हें बता दिया गया। तो सिंधु घाटी भी ना वैसा ही है, इसका भी कोई अन्य नाम है। तो सिंधु घाटी को आप लोग कह सकते हैं, इन्हें हड़प्पा के नाम से भी जाना जा सकता है। किस नाम से, तो इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी को ही कहते हैं क्या, हड़प्पा। तो देखेंगे हम लोग इसको हड़प्पा के भी नाम से जानते हैं। हड़प्पा भी इसको कहते हैं, सिंधु घाटी को क्या कहेंगे, तो हड़प्पा। और इसके बाद इसका एक और नाम से भी जाना जाता है, तो इसका और नाम क्या है, तो कासयुगीन, कासयुगीन नाम से भी जाना जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु को और कासयुगीन से, और इसे और एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम आपका आर्य ऐतिहासिक, आर्य ऐतिहासिक के भी नाम से सिंधु घाटी को जाना जाता है। जैसे आपको बताया कि सोहन जी को ना विधायक जी, मुखिया जी, जिम्मेदार जी जो जो कह के बुला रहे थे, वैसे ही ना इनका नाम है। लेकिन वहां पे ना मोहन जी का, मोहन सही में मुखिया नहीं थे, लेकिन उनका नाम मुखिया कहा गया। ये मुखिया जी कहाँ जा रहे हैं, उनका अन्य नाम था। लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी ना वैसा ही, देखिए सिंधु जी का नाम ना, और इनको हम सिंधु जी को हड़प्पा कह सकते हैं, आर्य इतिहास भी कह सकते हैं, कासयुगीन के भी नाम से सिंधु घाटी को जाना जाता है। तो हमने देखा कि सिंधु को नाम, मतलब कई नामों से जाना जाता है। उसमें आपको देखने के लिए ये मिला कि क्या आर्य ऐतिहासिक, हड़प्पा, कासयुगीन, ये सब इसका और मतलब अन्य नाम है सिंधु घाटी का।
अब इसके बारे में चलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पढ़ना होता है हड़प्पा। सबसे पहले ये हड़प्पा पढ़ना होता है। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पा। तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम लिख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है आपका क्या क्या देखें तो आप देखें कि इसका अन्य नाम हड़प्पा और आर्य ऐतिहासिक और क्या देखें तो और आपका कांस्य युगीन। तो लिख भी सकते हैं कि सिंधु घाटी का अन्य नाम तो हड़प्पा, कांस्य युगीन, आर्य ऐतिहासिक लिख सकते हैं इसका अन्य नाम। इसके बाद हम चलेंगे देख लिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम इसके बारे में हम लोग देखा तो सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता है आपका हम लोग पढ़ रहे हैं ध्यान देंगे यहाँ पे आराम से इसको छोड़ देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इसको यहाँ पे हेडिंग छोड़ ही देंगे। तो देखेंगे कि इसके बारे में सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना इस सभ्यता के बारे में आपका सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कोई व्यक्ति जानकारी देगा बिल्कुल देगा। तो इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम आपका जानकारी देने वाले मेसन महोदय जी को कहा मतलब मेसन महोदय जी ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का जानकारी दिया। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बताए कौन दिए तो मेसन महोदय जी ने आपका दिया। मेसन महोदय नोट करना है तो कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर सुन के भी याद हो जाता है तो अच्छा बात है। तो मेसन महोदय जी ने मतलब इसका जानकारी दिया। लेकिन मेसन महोदय जी ने इस सभ्यता का जानकारी तो दे दिया लेकिन अब यहाँ से एक बखेड़ा हुआ है का तो जानकारी दे दिया लेकिन इसका नामकरण अगर नामकरण मतलब इंजीनियर उसको कहते हैं उसका नाम कौन दिया या नामकरण कौन किया तो इसका नामकरण आपका सर्वप्रथम ये मेसन महोदय जी इसका मतलब सभ्यता खोज कर दिए। लेकिन इसका नामकरण अगर कोई मतलब इंजीनियर उसका नाम दिया तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने इसका नामकरण किया यानी नाम रखा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सिंधु घाटी का अन्य नाम हड़प्पा, कांस्य युगीन और ये आपका आर्य ऐतिहासिक। इसका सर्वप्रथम सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिया तो मेसन महोदय जी आपका इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया। और उसके बारे में अगर नामकरण की बात करते हैं यानी तो नामकरण आपका सर्वप्रथम कौन करते हैं तो नामकरण आपका अलेक्जेंडर कनिंघम महाराज करते हैं। तो कर दिए ये आपका नामकरण तो अलेक्जेंडर महाराज कनिंघम जी कर दिए नामकरण कर दिए। अब सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई होता है। जब हम लोग सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं तो उसका नाम अब हम लोग हड़प्पा यहाँ से पढ़ेंगे हड़प्पा। तो अब इस हड़प्पा का ना खोज होता है यानी खुदाई होता है। सब लोग पहले सभ्यता होता था तो उसका पता खुदाई करके ही निकलता था। ऐसा तो पता चलता नहीं क्योंकि सभ्यता बहुत पुराना है। और देखेंगे कि ये सभ्यता सब लोग जो खत्म हो गया बहुत ही पहले लेकिन ये सब का खोज कुछ दिन पहले जैसे कि हड़प्पा का खोज 1921 में आपका राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा किया जाता है। तो ये सब कितना दिन पहले का बात है कुछ दिन पहले का बात है। ऐसे 1921 से अगर 2021 कहा जाता है तो 100 पूरे 100 साल कहा जाता है। तो ये सब खोज पहले हुआ लेकिन ये सब सभ्यता जो दब गया था अंदर खोजा नहीं गया था कितना पहले हो गया था ये सब तो बहुत ही पहले हो गया था। यही चलते ये सब का ना सभ्यता का खोज ना ये अब किया गया है खुदाई कर। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब हड़प्पा को देखेंगे। हड़प्पा के बारे में चलेंगे। देखिए तो हड़प्पा को कहा जाता है कि इसका आपका मतलब खुदाई यानी खोज कह सकते हैं। तो हड़प्पा का खोज यानी खुदाई
1921 में आपका 1921 ईस्वी में होता है, यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खुदाई होता है। और इसका खुदाई कौन करवाते हैं? तो इसका खुदाई आपका खोज उनको कह सकते हैं तो आपका राय बहादुर साहनी जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा आपका इसका खोज किया जाता है हड़प्पा का। 1921 में यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज होता है। लेकिन ये खोज तो दयाराम फिर से कर दिए, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोज कर दिया, लेकिन इसका फिर से नामकरण होगा। नामकरण पहले तो नहीं होता था, पहले ये खोज कर दिया दयाराम साहनी जी, खुदाई करवा दिए, लेकिन हड़प्पा का ना फिर से नामकरण होगा और इसका नामकरण आपका जॉन मार्शल। कौन मार्शल? तो ये आपका इनका नामकरण जॉन मार्शल द्वारा इसका नामकरण 1924 में यानी 1924 में इसका नामकरण किया जाता है हड़प्पा का, और जॉन मार्शल के द्वारा किया जाता है 1924 ईस्वी में। अब देखेंगे हड़प्पा देख लिए, हड़प्पा यानी अब सिंधु को हम लोग ना, अब सिंधु को अब लोकेशन देखेंगे, लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये आपका लोकेशन, मतलब किधर क्या क्या है, लोकेशन मतलब समझ रहे हैं, चौहद्दी लोकेशन। तो आप लोग भी हेडिंग लगाइए लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन देखेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी मैप बनता है तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका ये आकार कैसा था और किस तरह इसका मैप बना। तो देखेंगे कि ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका नीचे वाला साउथ पोल। देखेंगे, चलो देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल देख लेंगे। अब देखेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ ही गए, तो ये आपको देखने के लिए अब बताइए इधर आपका ये वेस्ट होगा क्या, वेस्ट, और इधर आपका ईस्ट होगा क्या, होगा कि डेफिनेट होगा? मेरे को डेफिनेट होगा। ये पोल हो गया आपका। अब यहां से ना आपको देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का लोकेशन किधर कौन कौन पड़ता है। तो ये आपका इधर वेस्ट टाइप में ना, वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्ट बोले तो पश्चिम, ईस्ट बोले तो पूरब, नॉर्थ बोले तो उत्तर और साउथ बोले तो दक्षिण। तो देखेंगे कि इस तरफ आपका ना वेस्ट तरफ सूतकांगे डोर, कांगे डोर, इधर आपका सूतकांगे डोर पड़ता था, सूतकांगे डोर। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका बलूचिस्तान कहाँ में पड़ता है आपका? तो पाकिस्तान में। ये आपका बलूचिस्तान में था और ये पड़ता है आपका पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को ना पाक से हम लोग डिनोट कर देते हैं, तो ये आपका पाक से डिनोट कर दिए, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि ईस्ट में इस तरफ अगर आते हैं इस तरफ, तो इस तरफ आपका उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन में मतलब पड़ता है आलमगीरपुर। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा नाम टेढ़ है लेकिन आपका आलमगीरपुर। इधर आपका आलमगीरपुर
पड़ता है, और आपका इधर ये आपका वेस्ट ईस्ट में आपका आलमगीरपुर पड़ता है, और ये आपका यूपी में पड़ता है। यूपी अपना इंडिया वाला यूपी में आपका पड़ता है। अब आते हैं नीचे। अब नीचे इधर आपका पड़ता है दायमाबाद। अब दायमाबाद आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में। ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अब चलते हैं ऊपर, तो सबसे ऊपर आपका ये इधर आपका पड़ता है मांदा, और ये आपका है ना जम्मू कश्मीर में। कहाँ में? तो ये आपका मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आलमगीरपुर यूपी, और ये सुतकांगेडोर यहाँ बलूचिस्तान पाकिस्तान, और ये दाइमाबाद, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र। अब देख लिए चारों तरफ इसका कौन कौन है। अब देखेंगे कि ये आपका नदी, ये जो है ना लोकेशन, ये आपका लोकेशन। अब देखेंगे तो ये चारों तरफ इस सबका नदी कौन कौन है, तो देखेंगे कि इधर सुतकांगेडोर है ना, इस तरह आपका दासक नदी के किनारे पड़ता था। दासक नदी कहाँ पे? तो ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में दासक नदी आपको ये इधर इस वाले एरिया में पड़ता था। अब इधर आएंगे दाइमाबाद। कहाँ? तो दाइमाबाद ये आपका ना गोदावरी नदी। कौन नदी? तो गोदावरी नदी इधर आपका पड़ता था। गोदावरी नदी। अब देखेंगे कि इधर आपका इधर ऊपर में कौन नदी पड़ता था? तो ऊपर में आपका चिनाब नदी पड़ता था। चिनाब। कौन? चिनाब। याद रखना ये सब आपको। और उसके जब इधर आलमगीरपुर ये वाला क्षेत्र में चलेंगे, ये आपका वेस्ट ईस्ट वाला क्षेत्र में चलेंगे, तो इधर आपका कौन नदी पड़ता था? तो इधर आपका नदी दिंडन नदी। कौन नदी? दिंडन नदी इधर आपका पड़ता था। तो इधर दिंडन नदी पड़ता था। ये देख ले इसका लोकेशन, और ये इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन यही वाला एरिया में आपका फैला हुआ था। और इधर से थोड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं, यही इसका आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देख लिए। अब बात करते हैं कि सर इतना देखे इसका एरिया कितना दूर में फैला हुआ था, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल इसका कितना जगह फैला हुआ था। तो इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया फैला हुआ था। अच्छा देखिए, तो ये देखने से आपको कैसा लग रहा है? कहीं घन तो नहीं लग रहा है ना? घन या चतुर्भुज नहीं लग रहा है ना? ये लग रहा होगा ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, यानी बनावट जैसा देखने में लगता है, कैसा है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो आप लोग भी देख के यहाँ से बता सकते हैं। ट्रायंगल। कैसा? त्रिभुजाकार कर दीजिए। तो इसका कैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का देख रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार कैसा है? तो ये आपका त्रिभुजाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आगे चलेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग टिक लगा लेंगे, लेकिन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे एरिया क्षेत्रफल, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया बोला जाता है, यानी ये इतना ही है ही, मतलब इतिहासकार द्वारा ये आपका डिफाइन किया गया है कि इसका एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में आपका सिंधु घाटी फैला हुआ था। समझ में आ गया?
बिल्कुल देखेंगे। अब आगे हम लोगों ने ये सब देख लिया, लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एरिया कैसा है, त्रिभुजाकार, इसका ये एरिया, सॉरी, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, एरिया कितना जगह में फैला हुआ है, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में। इधर क्या है, तो इधर देखेंगे कि वेस्ट में आपका सुदखांगेडोर पड़ता है, कहाँ, बलूचिस्तान में, और ये आपका पाकिस्तान में है, सब पाक भी हम लोग कह लेते हैं, तो पाकिस्तान में पड़ता है। और इधर कौन नदी पड़ता है, तो इधर आपका वेस्ट में दासक नदी पड़ता है। ऊपर की बात करते हैं तो उधर आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, और जम्मू कश्मीर ये मांदा नदी के किनारे पड़ता है। मांदा जगह के नाम है, ये जम्मू कश्मीर चिनाब नदी इधर से बह के होकर गुजरता है। और ये इधर आपका ना, इधर आपका आलमगीरपुर यूपी, वेस्ट ईस्ट ध्यान देना, वेस्ट ईस्ट में आपका आलमगीरपुर, और ये आपका यूपी वाले जगह पे पड़ता है। और दिंडर नदी, इधर कौन नदी पड़ता है आपका, तो दिंडर नदी इधर होके बहता है। और नीचे जब देखेंगे हम लोग नीचे, तो नीचे दाइमाबाद महाराष्ट्र में आपका, और ये गोदावरी नदी, कौन नदी, तो गोदावरी नदी आपका इधर पड़ता है। और ये एक बार लास्ट एरिया कितना है इसका, यानी क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या है, तो इसका आकार कैसा है, यानी बनावट कैसा है, तो त्रिभुजाकार। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना पूरा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर नहीं स्क्रीनशॉट करना है तो जो लिखना है तो आप वीडियो को स्लो करके भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस आगे वाले क्लास में, मतलब सॉरी, अब चलते हैं इससे आगे, देखते हैं कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है। बिल्कुल नया चीज, जिनके लिए नया है उनके लिए तो लग रहा होगा कुछ, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे पहले से कुछ पढ़ लिए हैं, या जो मेरे बड़े भाई एवं बहनें जो देख रहे हैं इस वीडियो को पढ़ लिए, उनको पूरा पूरा हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, हम लोगों ने देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया क्या, मतलब इसका आकार कैसा होता है, लोकेशन ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, क्या है, कौन नदी इधर है, कौन नदी उधर है, आप लोगों ने देखा। और अब आपको दिखाते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा। क्या, हम लोग अब शुरू करने वाले हैं क्या, तो हड़प्पा शुरू करने वाले हैं, देखेंगे। और ये हड़प्पा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए, फॉर कॉम्पिटेटिव ऑल इंडिया। ऐसे तो इसका लेवल है, क्या बोलूँ, ज़्यादा हो जाएगा फॉर, लेकिन खैर पीसीएस एग्जाम तक के लिए आ जाएगा, आपका काम ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से जब देखेंगे, ऐसे तो ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक ना इम्पोर्टेंट अपने आप में खैर बहुत ही वी हो जाता है। लेकिन खैर जो भी हो, हमें कॉम्पिटेटिव के एग्जाम से नज़र से देखना है, और हमें क्वेश्चन बनाना है। तो हम वीवीआई के जगह पे स्टार लगा दिए हैं, समझ लीजिए कितना अपने आप में खास है ये टॉपिक, तो समझ लीजिए खास अपने आप में स्टार है ये। तो देखिए, अब हम लोग हड़प्पा पढ़ने वाले हैं, और हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कहा जाता है नहीं, लिखा गया है, कहा नहीं जाता है, लिखा गया है, और ये ही है। तो हड़प्पा का खोज 1921 में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, इसका खोज तो किसके द्वारा, राय तो इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। 1921 में आपका हड़प्पा का खोज किया गया, और किनके द्वारा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। और ये खोज हुआ, देखिए ये आपका ये सीढ़ी है इसका, और इसे फूटता जा रहा है। और ये इसका जब खोज हुआ, तो ये नदी के तट पे, ये आपका नदी कौन था, तो नदी आपका रावी नदी के तट पे, गलत लिखेगा जी, रावी नदी के तट पे
इस सभ्यता मतलब इसका हड़प्पा का खोज किया गया, यानी वहां पे आपको मिला हड़प्पा रावी नदी के तट पे। उसके बाद देखिए कि जो वहाँ स्थान था, वो जगह था, वो कौन से जगह था, कहाँ था, तो ये आपका मोंटगोमरी जगह पे, कौन जगह पे, मोंटगोमरी, मोंट, ये आपका टा है, मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाक यानी पाकिस्तान। यानी ये आपको जिस जगह पे खोज हुआ उस जगह के नाम मोंटगोमरी जिला, वो जगह था मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान, देख लीजिए एक बार फिर से। ये आपका हड़प्पा, हड़प्पा का खोज सॉरी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। और ये नदी के किनारे, कौन नदी, तो रावी नदी के तट पर इस सभ्यता का खोज मतलब यहाँ पे मिला आपका। और ये जगह का नाम मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए इतना चीज हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में देख लिया। अब यहाँ हड़प्पा का जब खोज हुआ, खुदाई हुआ, तो हड़प्पा खुदाई आपका हो गया। तो यहाँ से ना आपका जब खोज हुआ तो साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या हुए, तो जब खोज हुआ तो आपके ना साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखेंगे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राप्त वस्तुएं लिख सकते हैं इसको। प्राप्त वस्तुएं, और यहां से भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाता है। तो प्राप्त वस्तुएं आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हड़प्पा से आपको हो जाता है सब क्वेश्चन। अब ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मातृ देवी का मृत्यु जब मूर्ति, जब ये हड़प्पा आपका खुदाई शुरू हो गया, खुदाई हो गया, तो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए और क्या क्या मिले, आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या मिला। देखिए तो आपको यहां से मिला मातृ देवी का मूर्ति, मातृ देवी का आपका मूर्ति मिला। और साक्ष्य यहाँ पे और चीज मिलता है, तो क्या मिलता है देखिएगा, ये भी पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन कि मातृ देवी का मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सूतकांगेडोर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं साहब कि क्या प्राप्त वस्तुएं, ये किसका पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा का, किसका, हड़प्पा का पढ़ रहे हैं। तो यही से क्वेश्चन बनेगा कि मातृ देवी का मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो ये आपका हड़प्पा से, कहां से, हड़प्पा से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या मिला, तो और मिलता है यहां से क्या मिलेगा, तो ये मिल गया मातृ देवी का मूर्ति, स्वास्तविक का चिन्ह, स्वास्तविक, स्वास्तविक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, स्वास्तविक का, स्वास्तविक का चिन्ह बोले तो हम इस तरह से बनाए हुए रहता है, हमको बनाने नहीं आता है लेकिन हाँ बन गया, सही बन गया। तो ये स्वास्तविक का चिन्ह आपका ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपका हड़प्पा से मिला। और क्या मिला, तो थर्ड देखेंगे कि तीसरा में आपका क्या मिलता है, तो इम्पोर्टेंट बहुत बन जाता है, RH37 रेगिस्तान, कब्रिस्तान, सॉरी आर क्या यहां से, तो RH37 RH
RH-37 RH-37 कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ? तो हड़प्पा से हुआ। RH-37 कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो हड़प्पा से। उसके बाद देखते हैं कि और क्या मिलता है यहाँ से। तो देखेंगे कि यहाँ से आपका क्या मिलता है। तो आपका श्रमिक आवास 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 मिलता है आपका हड़प्पा से। और क्या यहाँ पे आपका साक्ष्य मिलेगा? तो एक पशु, एक सींग वाला पशु का साक्ष्य आपका यहीं से मिला है। तो एक श्रृंगी लिखा था। एक श्रृंगी पशु कहाँ से मिला है आपका? तो हड़प्पा से मिला है। और क्या यहाँ से साक्ष्य आपको मिलता है? तो कुम्हार की चाक। क्या? तो कुम्हार की चाक आपको मिलता है। कुम्हार की चाक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका साक्ष्य प्राप्त भी हड़प्पा से होता है। हम लोगों ने देखा ये सब साक्ष्य, और कुछ साक्ष्य इससे मिलता है, वो भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे। कि कुम्हार का चाक देख लिए, और हाथी का खोपड़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि हाथी का खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हाथी का खोपड़ी के साक्ष्य हड़प्पा से आपका प्राप्त होता है। हम लोगों ने देख लिया कुम्हार का चाक, एक श्रृंगी पशु, श्रमिक आवास, RH-37 कब्रिस्तान, वास्तविक का चिन्ह, मातृदेवी का मूर्ति। देखिए कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 साक्ष्य हम लोगों ने देखा। और आपका क्या बचा हुआ है? तो जो इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए बचा के रखा हूँ, क्या ये बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है लोग को। इसको ना यहाँ बताएंगे। ये आपका 8वां साक्ष्य यहाँ से मिलता है कि छह पंक्ति वाले अन्नागार, छह पंक्ति वाले अन्नागार का साक्ष्य ये आपका हड़प्पा से। लेकिन एक कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग आगे मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे ना, तो विशाल स्नानागार वाला भी मैच करता, लेकिन यहाँ मैच नहीं करता। यहाँ पे अन्नागार छह पंक्ति वाले, और वहां पे विशाल अन्नागार स्नानागार लोग कंफ्यूजन करता है, वो आगे वाले कॉन्सेप्ट में चलेंगे। लेकिन ये छह पंक्ति वाले अन्नागार का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। और आगे चलेंगे तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिलेगा, लेकिन उसको खैर अभी नहीं देखना है। छह पंक्ति वाले अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा से मिला। उसके बाद मातृदेवी का मूर्ति, ध्यान से, मातृदेवी का मूर्ति का साक्ष्य हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। RH-37 का कब्रिस्तान मिलता है। और श्रमिक आवास यानी मजदूरों को रहने वाला आवास का साक्ष्य। और एक श्रृंगी पशु, कुम्हार का चाक, हाथी का खोपड़ी और छह पंक्ति वाले अन्नागार। हम लोगों ने हड़प्पा को करीब पूरा यानी कवर्ड कर लिया। हड़प्पा एक बार में रिपीट करना है तो इस तरह रिपीट करेंगे। हड़प्पा का देखिए, हम एक बार सुना देते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नहीं दिख रहा है? एक सेकंड में हट जाता हूँ, पूरा देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और स्क्रीनशॉट ले लिए, समझ में आ रहा तो लिख लेंगे, और मैं एक बार पूरा सुना देता हूँ। देखिए, हाँ, हड़प्पा, इसका खोज 1921 ईस्वी में। हड़प्पा खोज 1921, यहाँ पे लिखा है 1921 ईस्वी में
खोज हुआ राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। किस नदी? तो आपका रावी नदी के तट पर हुआ। और इसका मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान, जो जगह खुदाई हुआ उस जगह का नाम था जहाँ पे ये हड़प्पा आपको मिला, और मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान। और इसमें कुछ प्राप्त साक्ष्य जो वस्तुएं आपको मिले, ये आपको मिले मातृ देवी का मूर्ति, स्वास्तिक का चीन का 37 का विस्तान, श्रमिक आवास, एक श्रृंगी पशु, कुम्हार का चाक, हाथी का खोपड़ी और छह पंक्ति वाले अन्नागार का साक्ष्य आपको हड़प्पा से देखने के लिए मिलता है। हड़प्पा के बाद अब हम आपको मोहनजोदड़ो देखेंगे आगे वाले, अब इससे आगे वाले में देखेंगे। चलिए, आप लोग को समझ में आया आज का क्लास, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग नीचे कमेंट में करके बताएंगे। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आया। और हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में चलेंगे। ये आपको यूट्यूब पे कहाँ कैसे मिलेगा, इसका थंबनेल आपका लगा हुआ रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 करके, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 से ये चढ़ जाएगा आपके यूट्यूब के वीडियो पे। अगले जो भी क्लास चलेगा सिंधु घाटी पार्ट 2 पार्ट 3, आप ना कंटिन्यू वीडियो को वाचिंग कीजिए और कंसंट्रेशन बना के हेडफोन लगा के आप लोग और देखिए, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है कि आपको सामने से कनेक्ट होगा, ये ऑनलाइन है। आप हेडफोन लगा के देखिए। तो चलिए, सब लोग को इतना प्यार, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार बरसाने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद, सभी को नमस्कार और तहे दिल से आभार। सूरज प्रभात की ओर से सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।